हाय मेरे जेगिडियन, वेलकम टू एडुकेटन चैनल वंस अगेन। तो यार हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स की, वो था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप समझ ही गए होंगे कि यार इस चैप्टर में क्या है, क्योंकि हमने आधा चैप्टर उस क्लास में ख़त्म कर लिया था। ईव तो यार हम हर कोई विश करते ही हैं, ईव एमजे, ईव बेबी, ईव बे, ये वो एक्सेट्रा। आप देखो आजकल कितना प्रेवलेंट है। तो ईव का मतलब हर कोई पता है कि यार जो हमारा एक ओकेजनल डे होता है उससे पहले का दिन जो हो गया वो ईव कहलाता है। तो ऐसे ही जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस हमें मिला, ठीक है जी, 15 अगस्त 1947 को। तो हम 14 अगस्त 1947 को पीछे मुड़ कर देख रहे हैं कि हमारे देश की हालत क्या कर दी इन्होंने अंग्रेजों को। रात को 12 बजे जब हम उन्हें टाटा बाय बाय करने आए हैं उनके गेट पे, ठीक है जी, मतलब हमारे गेट पे, कि भैया चलो बस बहुत हो गया, आपने बहुत राज कर लिया, हमें दे दो हमारे देश, हमारी कंट्री हमें दे दो। तो हम देख रहे हैं भाई क्या हालत कर दी है। और जितना अभी तक आपने पढ़ा, वो भले ही आपका एग्रीकल्चर हो, वो भले ही आपका इंडस्ट्री हो, तो ज़्यादा अच्छी हालत क्या, मतलब अच्छी भी वर्ड यहाँ पर गलत ही सेंटेंस करेगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा खराब हालत कर दी थी भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एग्रीकल्चर में तो स्टैग्नेशन आ गई थी। हमारा मतलब एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। हमारे देश को सिर्फ मतलब जो गर्व था वो अपने एग्रीकल्चर पे था, और बस उसी को काम खराब कर दिया। मतलब जहाँ पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और वहीं पर सारा काम खराब कर दिया इन्होंने, ठीक है। जमींदारी सिस्टम ले आए थे, जिस वजह से क्या हुआ था कि भैया फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब। कोई भी जो चेंज लाना था एग्रीकल्चर के लिए, भले ही वो टेक्नोलॉजी हो, भले ही वो गुड फर्टिलाइजर्स हो एक्सेट्रा, कुछ भी ज़मींदार नहीं करते थे। बस उन्हें तो अपना लगान से मतलब था, और तो कुछ था ही नहीं उनके हाथ में, ठीक है जी। अगर यही हम बात करें हमारी इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्री को भी ज़्यादा अच्छा उन्होंने कुछ रखा नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने देखा था यार कि हैंडीक्राफ्ट जो था हमारे देश का पूरी दुनिया में प्रेवलेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। बट अगेन ब्रिटिशर्स को ये देखा नहीं जा रहा था, हमारी सक्सेस अच्छी नहीं लग रही थी, तो बस कर दिया काम खराब, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई उस वजह से, ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा जो फॉरेन ट्रेड था, अगेन एग्रीकल्चर हमारा अच्छा, हमारा हैंडीक्राफ्ट अच्छा, तो फॉरेन ट्रेड भी अच्छा था, एक्सपोर्ट उस वक्त भी अच्छे चल रहे थे। बट अगेन जितना भी अब जो मेजर एक्सपोर्ट रह गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, वो सिर्फ ब्रिटेन तक रह गया था, या फिर उसी की जो कनेक्टेड कंट्रीज हैं जिससे उसका लगाव था। तो श्रीलंका हो गया, पर्शिया हो गया, ठीक है जी, या फिर उसके अलावा आपका चाइना हो गया एक्सेट्रा, इन्हीं से रिस्ट्रिक्टेड था। और हमने देखा था कि जब स्विस कैनाल बना था 1869 में, तो उससे एक्सप्लॉइटेशन और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनके लिए ईजी हो गया था। मतलब ये तो गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई थी। लेकिन एक पॉइंट इसमें अच्छा था कि यार एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा बहुत अच्छा जनरेट हो गया था। और मैंने आपको बोला भी था जब हम बीओपी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे यार एक्सपोर्ट सरप्लस होने से कितना अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन वो एक्सपोर्ट सरप्लस का अच्छा होने के बावजूद हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स अपने ही यूज़ के लिए उसे कंज्यूम कर रहे थे, या मतलब जैसे कि जो उनके ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे ब्रिटेन में उनको पेमेंट कर रहे थे, उनके जितने ऑफिसर्स इंडिया में थे उनको पेमेंट करने के लिए, उनकी जो आर्मीज वॉर पे जाती थी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो उनके डिफेंस मटेरियल खरीदने में लग जाता था, या फिर जितनी भी वो सर्विसेज वहाँ से ले रहे थे ब्रिटेन से उसकी पेमेंट में लग रहा था। तो मतलब हमारा ही एक्सपोर्ट, मतलब हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, मतलब वो क्या बोले यार, मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाता हूँ मैं जब ये चैप्टर पढ़ता हूँ, ठीक है। मन में एक थोड़ा सा एग्रेशन भी आता है कि यार बहुत गलत हुआ। भगत सिंह हो गए, सरदार उधम सिंह हो गए, ऐसी भावना आती है मन में कि यार उन्होंने जो किया अच्छा किया। इनफैक्ट ऐसे कई सारे हमारी कंट्री में भगत सिंह और होने चाहिए थे, सरदार उधम सिंह और होने चाहिए थे, सुखदेव और होने चाहिए थे, बट नहीं थे। चलो कोई नहीं, आज की डेट में आ गए ना भैया ब्रिटिशर्स। तो मैं बता रहा हूँ भगत सिंह, उधम सिंह जितने भी हैं भैया, हर घर में तो निकलेंगे एक एक दो दो, और फिर ब्रिटिशर्स की चलो आई होप आप सबकी भी फीलिंग यही है। चलिए, तो आज जैसा कि डिसाइड किया था हमने कि हम और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो ध्यान से समझिएगा इसमें आगे और क्या है। हमने बात करी थी डेमोग्राफिक कंडीशंस की, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, उनकी क्या हालत थी, कितना लिटरेसी रेट चल रहा था, कितना हेल्थ रेट चल रहा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन को बोला जाता है डेमोग्राफिक कंडीशन।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क करता जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारा हुआ था 1881 एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था शायद 1951। बट मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा, आई रिमेंबर इट वेगली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, मतलब कितना इजी है, 18 का उल्टा कर दो, ये बीच में मिरर लगा हुआ है इनके। ठीक है, तो 18 का उल्टा हो गया 81। तो 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था और उसके बाद हर 10 साल के बाद होता रहा है। और 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कृपया इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर कहीं पर मतलब या तो स्क्रीनशॉट ले लो या याद करके रख लो। बाकी एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 1881 आपका फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हो गया। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हो गया, क्योंकि उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन हुई थी, ट्रांजिशन सॉरी। तो हमारी जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी 1921 के बाद मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, खराब ही हो गई थी। ठीक है, इनफैक्ट तो कैसी थी आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा थे, पॉपुलेशन तो हमारी शुरू से ही काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी फर्टाइल लोग रहते हैं भैया यहाँ पर। लेकिन भैया थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। ठीक है, पाकिस्तान नहीं बनाना हमने इसे कि 8-8 10-10 बच्चे नहीं, कंट्रोल करके बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है, वो आप बड़ी सारी कहावत आती है ना इंस्टाग्राम पे, बच्चे 2 ही अच्छे, क्या होता है, 2 बच्चे मीठी खीर उसके बाद बवासीर और ये सब एक्सेट्रा। ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ये थोड़ा सा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चलें, क्योंकि इवन तो हमारी जीडीपी बढ़ती है लेकिन पर कैपिटा जीडीपी कम होता है। और अभी हमने देखा कि जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी ये दोनों ही देखे जाते हैं इंडिकेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो अगर पर कैपिटा जीडीपी गिर रहा है मतलब पर पर्सन कितना जीडीपी हमें मिल रहा है वो गिर रहा है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। मतलब बर्थ रेट तो था ही, मतलब 48 पर 1000 बर्थ रेट हमारा चल रहा था उस वक्त पे, एंड 40 पर 1000 हमारा डेथ रेट चल रहा, सॉरी माय बैड, सॉरी। ठीक है, एंड बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, एंड डेथ रेट भी यही हो गया, बस मरने की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1000 इन अ ईयर। तो ये डेफिनेशन भी कई बार पता होनी चाहिए आपको, वो पूछ लेता है, बट जनरली ये पता ही होती है, काफ़ी जनरल डेफिनेशन होती है, एमसीक्यू में आ जाती है कई बार। उसके बाद चलते हैं, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब क्या हो गया, लिटरेसी इज नॉट अबाउट एजुकेशन, लिटरेसी इज अबाउट कि दी एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो आज भी आप बैंक चले जाओगे ना यार, तो वहाँ पर कई लोग आते हैं जो अपनी पेंशन, कोई बूढ़े लोग होते हैं, कई मजदूर लोग होते हैं जिनका वो आना होता है पेंशन वेंशन, तो उनको फॉर्म भरना भी नहीं आता, रीड करना भी नहीं आता, वो आपसे भरवाते हैं ये चीज़। तो इसको बोलते हैं लिटरेसी। जब आपको नहीं आती ये चीज़ें तो उसको इलिटरेट बोलते हैं। तो लिटरेसी रेट हमारा बहुत ज़्यादा लो चल रहा था उस वक्त, 16%। आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना चल रहा था, 16%। ठीक है, मतलब 100 में से सिर्फ 16 लोग जो थे वो लिटरेट थे। इसका मतलब ये, अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो तो 7% था, सिर्फ 7%, बहुत ज़्यादा कम चल रहा था। बाय गॉड्स ग्रेस अब अच्छा हो गया है, लोगों ने मेहनत करी है अपने पढ़ने लिखने पे, तो बहुत अच्छी बात हो गई है। उसके बाद जो वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस थे भैया, उन्होंने तो तबाही मचा रखी थी। ठीक है, और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से वो और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गए, मतलब देश के कोने कोने में फैल गए, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। अंग्रेजों को, अंग्रेज कह रहे मरने दो सालों को, हमें क्या, हमें तो अपने उससे लेना देना। तो बहुत ही इल मोटिव से आए हुए थे वो हमारी कंट्री में, हमारा गार्डियन बन के नहीं आए थे, वो अपने मोटिव से आए थे, तो दैट इज़ सो रॉन्ग। उसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट बोलते हैं बच्चे को, मोर्टेलिटी होता है मरना। तो पर 1000 लाइव बर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने बच्चे मर रहे हैं इन अ ईयर, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 218 पर 1000 चल रहा था, 218 पर 1000। 2011 में ये 44 हो गया, और अब तो और कम हो गया। 2017-18 का भी डेटा अवेलेबल है इजीली, बट एनसीईआरटी में अभी भी यही चल रहा है। तो 2011 में 44 पर 1000 जो थे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया था। लेकिन अगर हम ब्रिटिश रूल के टाइम की बात करें तो 218, भाई बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
उसके बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना ऑन एवरेज जो है लोग उस वक्त जी रहे थे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज एज लो एज 44 ईयर्स। हमारे सलमान खान जी 50 प्लस हो गए हैं, हमारे सनी देओल हो गए जी, उसके अलावा हमारे ये आपके कौन हो गए, सुनील शेट्टी, ठीक है, जितने भी आज हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और लगता ही नहीं है भाई वो तो मतलब ओल्ड होता ही नहीं है, पता नहीं क्या खा रहे हैं ऐसा। और उस टाइम पे देखो 44 ईयर्स में तो मर जाते थे, यहाँ पर 50 प्लस के हो गए, जिमिंग चल रही है उनकी तगड़ी। कई बार मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो वहाँ पर भी 60-60 साल के अंकल, जिम में 60-60 साल के अंकल, आंटीज। तो अब पता चल रहा है कि हमारे देश ने तरक्की करी है, ये चीज़ें नहीं दिखती हैं हमें, बट एक्चुअली में तरक्की करी है हमने, ठीक है जी। तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कई बच्चों को मैं सुनता हूँ बोलते हैं कि सर इंडिया में कुछ भी नहीं रखा, बेकार है, ये है, बाकी कंट्रीज़ को देखो। भाई हो रही है, इंटरनली बहुत ग्रोथ हो रही है। आप देखना वर्ल्ड में हमारी इंडिया का अब वैल्यू रखा जाता है, ठीक है। तो उस वक्त 44 ईयर्स चल रहा था, जस्ट इमेजिन 44 ईयर्स हुए तो मतलब ऑन एवरेज, ये नहीं कि 44 ईयर्स होते ही बस निपट गया बंदा, इधर 44 ईयर्स का अपना केक कट करते ही कड़ंग, ऐसे नहीं था मेरी जान, ऑन एवरेज तो बहुत ही कम था ये तो, ठीक है। प्रीमियम कोर्स भैया जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे, या फिर आप इस नंबर से इंक्वायर भी कर सकते हैं। जो भी अभी अभी लाइव चल रहा है कोर्स, जल्दी से एनरोल कर लीजिए बेस्ट फैकल्टी के साथ। भैया फैकल्टी बहुत हार्डवर्क करती है, नॉट ओनली दी फैकल्टी, बैक एंड टीम पे भी मतलब डे एंड नाइट मेहनत चलती ही रहती है, जस्ट बिकॉज कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है जी। AI मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज एंड मिक्स दोनों, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स एंड मेंटरशिप तो भैया नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद 5 डेज मनी बैक गारंटी तो चल ही रहा है। जल्दी से एनरोल कर लो भैया, एनालाइज कर लो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे पैसा मांग लो, बेझिझक आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। और रिजल्ट्स बोलते हैं यार, अपने आप में सारी गेम रिजल्ट्स की है। आप जितना मर्जी बोल लो कि हमने मेहनत करी है, जब तक आपकी रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा कोई नहीं मानता। ऐसे ही ये देखो, ये हमारी रिपोर्ट कार्ड है, रिजल्ट्स है AIR1 CUET 2022, एडू कैप्टन का बच्चा, IPMET 13, 24, 37, एडू कैप्टन का बच्चा 30 प्लस शहीद सुखदेव, 30 प्लस SRCC। तो जल्दी से जाओ यार, इंक्वायर कर, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं आगे, जो कि आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कि अगर हम ब्रिटिश रूल के टाइम की बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या चल रहा था उस वक्त पे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि किस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व है या एक्टिव है। तो नो मार्क्स फॉर गेसेस, ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन नोस कि एग्रीकल्चर ही था उस वक्त पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, 75% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, जो लोग काम कर रहे थे वर्कफोर्स 75% एग्रीकल्चर में थे, मतलब 75% थे, हर 4 में से 3 लोग, ऐसा समझो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में एक डिक्लाइन देखा गया था एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि इट वॉज टाइम कि हम अब अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाएं। एग्रीकल्चर पे आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते हो। क्यों? एग्रीकल्चर इज क्वाइट अ रिस्की थिंग या क्वाइट अ रिस्की ऑक्यूपेशन। बारिश नहीं हुई, फसल खराब, फर्टिलाइजर अच्छे नहीं डाले, फसल खराब, ठीक है जी, पेस्ट अटैक हो गया, फसल खराब, तो बहुत ज़्यादा वो होता है। और थ्रू आउट द ईयर भी उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है, तो ये भी इशू रहता है। तो इसीलिए टाइम हैज़ कम कि हम एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर को एकदम निगलेक्ट कर दें, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दें। तो इन स्टेट्स में एक डिक्लाइन देखने को मिला था हमें अपनी एग्रीकल्चर में। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स थी लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, जिनमें एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ गई थी, उधर काम बढ़ गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमें स्टेट्स याद रखनी, ये स्टेट्स याद रखने की जरूरत है? नहीं, तो एज सच कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि स्टेट्स याद आपको रखनी है, बट हाँ 1-2 याद रख लोगे तो वेल एंड गुड फॉर यू, बट इतना कोई जरूरी नहीं है इन स्टेट्स को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, ये डेफिनेशन याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अलावा ये मैंने बता दिया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब 1921 में था, ऑफिशियल सेंसस हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता होना चाहिए, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, थोड़ा बहुत डेटा आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर बच्चों। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि डेटा से ना आपका आंसर और निखर के आता है। क्योंकि अगर आप डेटा नहीं लिखते हो अपने आंसर में, तो आप चेकर की डिज़ायर पे छोड़ रहे हो वो कितने मार्क्स देगा, फुल तो नहीं देगा डेटा ना होने पे बिल्कुल भी।
थोड़ा बहुत डेटा होगा ना तो वो आपके आंसर को 4 चांद लगा देता है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। चलिए, तो अब हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं, जिसमें से 100% क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आता है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर। कि उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, कोई डेवलपमेंट। देखो, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपको एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। मतलब एक क्वेश्चन भी आता है आपका कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताओ ब्रिटिशर्स की इंडिया में, कि अगर कुछ हुई है तो यहीं पर आपको मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो भैया डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज मिनिमल, बहुत कम था, लेकिन ठीक था। मतलब बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग में देखूंगा, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, तो इसमें तो फिर भी ठीक था, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हुई। लेकिन वो डेवलपमेंट क्यों हो रही थी? क्या वो हमारे फायदे के लिए कर रहे थे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप? नॉट एट ऑल। वो तो भैया कमीने हैं। मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में? घुन्ने हैं, घुन्ने। वो शक्ल से भले ही भोले दिखते हो, गोरे गोरे, लेकिन ये घुन्ने होते हैं बड़े, ठीक है। तो वो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए देख रहे थे, मतलब सिर्फ उन्हें अपना ही इंटरेस्ट सॉर्ट करना था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। तो उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे थे जिनसे उनका अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता। जैसे कि रोड्स उन्होंने बनाई, क्यों बनाई थी? ताकि उनकी आर्मी इजीली मूव कर सके हेयर एंड देयर, एज वेल एज रॉ मटेरियल्स जो है वो पहुंचा सके बाय रोड। दूसरा, इसका फायदा हुआ, लेकिन पीपल लिविंग इन रूरल एरिया सफर्ड मोस्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। पहले रोड्स नहीं बनी होती थी तो नेचुरल कैलेमिटी कोई आती थी तो विलेज साइड पे, क्योंकि हमने देखा हुआ पहले टाइम पे, अब तो चलो फिर भी कहीं काफ़ी सारी सिटीज डेवलप हो गई हैं, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा विलेजेस थे, तो रोड्स डेवलप ना होने के कारण वहाँ तक हेल्प नहीं पहुँच पाती थी, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी रोड्स डेवलप हुई तो चलो, उन्होंने भले ही अपने ऑब्जेक्टिव के लिए रोड्स बनाई, लेकिन इससे हमारा भी उल्लू सीधा हो गया। तो रोड्स वर नॉट डेवलप टू हेल्प देम। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिश रूल का, वो होता है रेलवेज, ठीक है जी, रेलवेज। अब तो चलो मेट्रो और ये सब बहुत कुछ आ गया है, लेकिन उस टाइम पे रेलवेज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में, जो कि लाया गया था 1850। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। 1850 में लेकर आए थे, और इसका बेनिफिट भले ही वो अगेन अपने ऑब्जेक्टिव के लिए लाए थे कि रॉ मटेरियल्स को इजीली पोर्ट तक ले जाकर अपनी कंट्री में वो थ्रू शिप ले जा सकें, ठीक है, कैरेज के थ्रू। और लेकिन रेलवेज का फ़ायदा हमारे यहाँ पर बहुत हुआ था, क्योंकि वो जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस थे, जो कल्चरल बैरियर्स थे स्टेट के बीच में, वो रेलवेज की वजह से टूट गए थे। आज आप रेलवेज पकड़ के किसी भी स्टेट में जा सकते हो इजीली। पहले नहीं था, बस सर्विसेज थी, लेकिन रोड्स भी अच्छी नहीं थी, तो वो भी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी। लेकिन रेलवेज के आने से वो जो कल्चरल बैरियर्स थे वो टूटे थे, और हमारी कंट्री में एकता बढ़ी थी, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ गई थी हमारी कंट्री। तो वो भले ही कुआं खोद रहे थे, ठीक है जी, ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए, उन्हें लगा इस कुएं से पानी निकालेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता भैया, यही सब मतलब चीज़ें जो है ना मिलकर इनका काम खराब करने वाली है, रेलवेज, रोड्स और ये सब। इस वजह से ही ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है कि हमें अपनी फ्रीडम मिल गई थी, वरना नहीं मिलती। क्योंकि जब देखो रेलवेज बनी तो इजीली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, लोगों को और इकट्ठा कर सकें। रोड्स बने थे तो इजीली मूवमेंट्स हो सके थी, एक्सेट्रा। ब्रिटिशर्स का क्या बेनिफिट हुआ था रेलवेज से? इट एनहांस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इजीली वो पोर्ट तक ले जा सकते थे ना। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस का मतलब हो गया कि अब विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट बनते जा रहे, मतलब विच अफेक्टेड सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब कि विलेजेस जो सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि कहीं जो फार्मर्स होते थे वो सिर्फ उतना ही बनाते थे जितना उनको अपनी ज़रूरत होती थी, अपनी नीड्स के लिए, तो उसको सेल्फ सफिशिएंसी बोलते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंसी अच्छी खासी थी हमारे विलेजेस में, लेकिन रेलवेज के आने से ना कमर्शलाइजेशन और बढ़ गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स बाहर लेके जाए जा रहे थे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस इन इंडिया या टू इंडिया। तो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो फेस करने पड़े थे रेलवेज की वजह से, क्योंकि कमर्शलाइजेशन बढ़ गया और ज़्यादा सामान जाने लग गया ईजिली, ठीक है। कोस्ट कैनाल वॉज बिल्ट ऑन ओडिशा बट अबंडेंट आफ्टरवर्ड्स।
उड़ीसा के कोस्ट पे कोस्ट कैनाल बनाया गया। कोस्ट आपको पता ही है, जहाँ पर ये शिप्स विप्स और ये सब ताकि सामान ले जा सकें या फिर पैसेंजर्स ले जा सकें, तो वो उड़ीसा के कोस्ट पे बनाया था, लेकिन उसको अबेंडन कर दिया ड्यू टू सम रीज़न, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू द रीज़न, ठीक है। उसके बाद पोस्ट और टेलीग्राफ जो थे, अगेन ये दूसरी बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी, या तीसरी बड़ी बोलूँ, रोड्स, रेलवेज, एंड देन उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो ये जो मीन्स थे कम्युनिकेशन के मोस्ट पॉपुलर थे उस टाइम पे, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ठीक है। अगेन उन्होंने अपने ही मोटिव के लिए बनाया था ये भी, ताकि वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें अपने ही ब्यूरोक्रेट से। रेलवे 3 रीज़न से डेवलप करी गई थी इंडिया में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 रीज़न से डेवलप करी गई थी इंडिया में। सबसे पहला हो गया टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर वास्ट इंडिया, उनका कंट्रोल और ज़्यादा अच्छा हो जाए, और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से जो वो प्रॉफिट्स कमाए जा रहे थे, एक्सपोर्ट सरप्लस आया था ना, और वो और ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि कमर्शलाइजेशन बढ़ गया था रेलवेज से, क्योंकि रेलवेज को पोर्ट से लिंक कर दिया इजीली। पहले रोड के थ्रू जाना पड़ता था, रेलवेज नहीं तो सारा रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक ले जाते थे रोड्स के थ्रू, तो उसमें टाइम लगता था, रोड्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रेलवेज आ गई तो जल्दी होने लग गया। एंड टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, और थोड़ा बहुत वहाँ पर ना लोगों का प्यार भी या लोगों का अफेक्शन भी बटोरने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने, कि यार ये देखो पैसा तुम्हारा ही, पैसा तुम्हारे पे ही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे पे ही लगा रहे हैं पैसा। तो लोगों का थोड़ा सा वो पॉजिटिव दिखने के लिए, लोगों अपनी पब्लिक रिलेशन के लिए, तो बट वो वर्क नहीं कर रहा इतना, ठीक है। तो ये कुछ सीन था हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिला था, और यहीं पर बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिली, उसके अलावा तो सारा ही काम खराब था। तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भैया बुरे तरीके से चूस लिया था भैया, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एक वो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो बच्चा कैसे मज़े से वो ठंडा आम खाता है ना, और बस उसका मन करता है कि यार ये जो सीड है ना आम का ये भी खा लो। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कर दिया था कि एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी थॉरली, इकोनॉमिक ड्रेन हो गया था। इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब क्या होता है कि वेल्थ सारी खत्म होती जा रही थी, दूसरे नेशन में ट्रांसफ़र होती जा रही थी विदाउट एनी रिटर्न। इट रिजल्टेड इन लार्ज स्केल पॉवर्टी आ गई, स्टैग्नेशन आ गई, एंड बैकवर्डनेस। तो बोला जाता है हमारी जो कंट्री है वो बहुत 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 साल पीछे चली गई थी ब्रिटिश रूल की वजह से, बट नॉनदलेस अब हम बहुत अच्छा रिकवर कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में इनको बीट करेंगे। अच्छा पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, और मैं तो कहता हूँ इनकी कंट्री में जाके सेटल हो जाओ, लंदन में जाके सेटल हो जाओ, यूके में जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं वहाँ जाकर सेटल हो जाओ, और उधर से पैसा कमा के इंडिया भेजो। इनको लूटेंगे भैया अब हम, लेकिन लहजे से, तरीके से, इनकी तरह नहीं, राज करने से, मारने से, इनकी तरह नहीं, अपनी मर्यादा में रह के। इनको पता भी नहीं चलेगा, दीमक की तरह खोखला कर देंगे, और होता जा रहा है। मैं अभी रिसेंटली न्यूज़ भी पढ़ रहा था कहीं पर, न्यूज़ तो नहीं था, फैक्ट था, न्यूज़ तो बहुत पुरानी हो गई थी ये, कि लंदन में हमारे टाटा जी के मालिक जो हैं रतन टाटा जी, उनको अवार्ड मिला, और काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस लंदन में वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो भैया जी आप समझ रहे हो हिडन मोटिव क्या है रतन टाटा जी का, तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो आई होप आप लोग भी ऐसे करेंगे, आप लोग में से कई लोग बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स करेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस खोलेंगे। तो बस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर अब हम हमारा इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, कि हमने अपने देश को कैसे सुधारा। लिंक में है पूरा इस चैप्टर के साथ, कि ये देखो हालत तो ख़राब हुई, अब हमें सुधारना था, तो क्या स्टेप्स लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।